हेलो, गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर टू पॉलिटिकल साइंस या यूपीएससी पीएसआईआर और सेट एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी एक हाल ही में एक इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। वैश्विक दृष्टिकोण से, करंट अफेयर की दृष्टिकोण से पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 सब्जेक्ट में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके पास टॉपिक होने वाला है। हाईलाइट आपको दिख ही रही होगी। अभी एक दिन पहले यानी कल ही संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, जिसे हम कहते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक समिट समाप्त हुई है चाइना के अंदर। उसी से रिलेटेड हम कुछ तथ्यों पर विचार विमर्श करेंगे और बहुत हद तक चांस है, बहुत ज्यादा चांस बनते हैं कि इस बार एससीओ से प्रश्न पूछे जाएंगे। एससीओ से तो हमेशा प्रश्न पूछे जाते, इस बार भी ये बहुत ज्यादा श्योरिटी हो रही है कि एससीओ से प्रश्न पूछे जाए। कैसे एससीओ की इस बार 2025 की समिट में क्या क्या बिंदु हाईलाइट थे उन पर चर्चा कर लेंगे। साथ ही एससीओ की क्या रूपरेखा थी, कब इसका गठन हुआ, कैसे क्या, इन सब पे हम चर्चा कर लेंगे। साथ ही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो ऑफलाइन बैचेस या पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सभी विद्यार्थियों के लिए राधेश्याम केवट या राधेश पाठशाला की ओर से पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पर ही पढ़ाया जा रहा है, जिसके भी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, 1 यूनिट और कंप्लीट होने वाली है। समय से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जो विद्यार्थी पहली बार राधेश पाठशाला पे आए, सबसे पहले राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस राधेश पाठशाला परिवार के सदस्य बनिएगा। और ऐसे विद्यार्थियों तक अपनी क्लासेस को शेयर अवश्य करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम अभी 2025 में जो इवेंट हुआ, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आपको इसमें, एक मिनट, चलिए ये ले लेते हैं। सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन याद रखना है। क्या याद रखना है? लोकेशन। कहाँ हुआ था? तियानजिन, चाइना, ठीक है। ये अच्छे से इसमें याद रखना। 2025 का संघाई संगठन है, ये कहां पर हुआ, या सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा, 2025 भी नहीं पूछेंगे तो पूछ लिया जाएगा कि 25वां एशियो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। तो 2025 में 25वां शिखर एशियो जो शिखर सम्मेलन था, यह 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन चाइना में तियानजिन वहां की शहर का नाम है, वहां पर यह आयोजित हुआ था। क्लियर? ये अब तक का सबसे बड़ा, ये फैक्ट तो पूछा नहीं जाएगा, पर ये रख लेना कि चीन ने इसे 5वीं बार होस्ट किया है, याद रहे आप, ठीक है। इसमें सदस्य देशों के साथ साथ संवाद, देखिए, एक तो एसीए के जो 10 मेंबर हैं उनके अतिरिक्त भी उसके संवाद साझेदार और कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों भी, इसके प्रतिनिधि भी इस समिट में सम्मिलित होते हैं। क्लियर? ये याद रखना सबसे बड़ी चीज। 25वां एससीओ समिट था, प्रश्न पूछ लिया जाएगा। फैक्ट की यदि मैं बात करूं, यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में या सीयूईटी पीजी ऐसे एग्जामों में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि जो 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन था, ये कहाँ आयोजित हुआ था, किस राष्ट्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी पूछ लिया जाएगा। अब देखो, जिस शहर में हो रहा है ना, वही देश उसकी अध्यक्षता करता है। इस बार कहाँ हुआ? चाइना में हुआ, तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? चाइना के द्वारा की गई है, ठीक है। अब और इससे रिलेटेड कुछ घोषणाएं या कुछ प्रमुख प्रस्ताव यहाँ पे पास हुए थे, उनको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया था साहब, जिसमें क्या बात की गई? समानता, न्यायपूर्ण व्यवस्था, बहुद्रव्य विश्व की अवधारणा पर भी जोर दिया गया था। अर्थात इंग्लिश में हम समझते हैं इक्वलिटी, फेयरनेस यानी कि न्यायपूर्ण होना चाहिए व्यवस्था आपकी, इन मल्टीपोलरिटी यानी कि ध्रुवीकरण, बहुध्रुवीकरण की, एक राष्ट्र के केंद्र में एक व्यवस्था स्थापित नहीं होना चाहिए, बहुद्रव्य होना चाहिए। सिर्फ एक जगह सेंटर्ड आपकी सारी की सारी पॉलिसीज नहीं होना चाहिए। अभी बात करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है एससीओ भारत के लिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के दृष्टिकोण से, ठीक है। और क्या बात हुई है यहाँ पर? एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर बल दिया गया है। क्यों? स्वाभाविक है, डॉलर की निर्भरता, डॉलर पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। पहले भी बात चली थी कि एससीओ अपनी एक करेंसी जारी करेगा, सार्क की बात चली थी, माफी चाहूंगा, सार्क की बात चली थी। हमने शार्क समझेंगे हम किसी एक नई क्लास में, सार्क भी समझ लेंगे। तो उस समय भी
सार्किक इकोनॉमी क्लास, ये सब चीज चर्चा चली थी, पर बहुत ज्यादा आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया था। 2 अरब युआन अनुदान और अगले 3 वर्षों में 10 अरब युआन ऋण देने की भी घोषणा की गई है। ठीक है, ये की पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यूपीएससी पीएसआईआर की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बेडू सैटेलाइट सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई थी, जो भी एससीओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज है उन सब के लिए। ठीक है, और क्या है इसमें, अब देखिए भारत की दृष्टिकोण से ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इस बार सीधे भारत के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण और साथ ही साथ एससीओ की समिट के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है सभी देशों के लिए। जैसे कि भारत ने सुरक्षा, कनेक्टिविटी एंड अवसर, यानी कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी पर बात की है। क्लियर, इन 3 स्तंभों पे अपना दृष्टिकोण रखा गया कि साफ सुरक्षा सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, सभी साझेदार राष्ट्र, कनेक्टिविटी को कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जाए और सभी राष्ट्रों के साथ संबंधों को अच्छे से स्थापित कर लिया जाए, सभी को अवसर मिले अपना विकास करने के लिए, सहयोग करने के लिए, एक दूसरे राष्ट्रों के साथ समन्वय करने के लिए, ताकि सभी अपने अपने राष्ट्र का अपने अपने स्तर पर एक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। क्लियर, सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट लिखा है आतंकवाद और आतंक वित्त पोषण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया और दोहरे मानदंडों की निंदा की गई। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, एससीओ का जो एक सदस्य मेंबर है वो पाकिस्तान भी, अभी हाल ही में हमारे पास ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सैन्य कार्रवाई की गई थी भारत के द्वारा, आतंकवाद के खिलाफ भी की गई थी ये कार्रवाई, किसी राष्ट्र के खिलाफ नहीं की गई थी। तो एक बहुत सभी राष्ट्रों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी निंदा की है और ऑपरेशन सिंदूर की भी कड़ी निंदा की गई थी वहां पर। बिल्कुल, सॉरी, ऑपरेशन सिंदूर ने जो भी अपना पहलगांव की जो घटना हुई थी इसकी भी कड़ी निंदा की गई थी। पहलगांव घटना की निंदा की गई थी। क्लियर, क्योंकि ये आतंक की ऐसी घटना थी जिसका विरोध किया गया था। और क्या बात की गई थी, यदि अच्छा इसमें लिखा हुआ है, मैंने डबल से लिख दिया, चलिए देखिए, पहलगांव आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। अभी 2024 में लाओस को एससी का नया साझेदार देश बनाया गया है। सॉरी, माफी चाहूंगा, लाओस को अभी एक नया 10 मेंबर जो स्थायी सदस्य, लेकिन एक साझेदार मेंबर कह सकते हैं आप इसको, लाओस को बनाया गया। ठीक है, न्यू एससीओ पार्टनर स्टेट एक्सपेंडिंग द एससीओ, क्या हो गया एससीओ का, इससे विस्तार हुआ। ये बहुत जरूरी है, सिर्फ कुछ ही देश किसी भी संगठन में नहीं होने चाहिए। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की हम बात करते हैं कि भारत को शामिल किया जाएगा, उसको और ज्यादा उसका दायरा बढ़ा, सिर्फ 5 देश ही क्यों, और भी देश बढ़ सकते हैं। भारत हुआ, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हुए, बिल्कुल साउथ अमेरिका जैसी कुछ कंट्रीज भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ताकि जितना ज्यादा विस्तार होगा सभी राष्ट्रों की बात आएगी, एक मंच मिलेगा सभी राष्ट्रों को अपनी बात कहने का, और सभी की सुरक्षा और विकास और संबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। ये चीज होना चाहिए। इसी क्रम में अभी हम समझेंगे, सिर्फ 5 कंट्रियों ने ही एससीओ का गठन किया था पहले। ठीक है, वो आज जिस फॉर्म में, इससे पहले कहीं कुछ और फॉर्म में था। अभी जस्ट समझने वाले, इतना समझ में आ गया। ये तो 2025 की बात में कर रहा हूँ, जो अभी कल हमारी जो समिट एंड हुई है चाइना के अंदर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आतंकवाद की निंदा की गई है। साथ ही इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। क्या हो गया, यहाँ कहाँ थे, यहाँ थे ना अपन, देखिए अभी बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ नोट करा देता हूँ, आप चाहे तो ये नोट कर लीजिए, वरना पीपीटी आपको मिल जाएगी। अभी अमेरिका ने टेरिफ लगाया है भारत के ऊपर। ठीक है, टेरिफ लगाया, कितना प्रतिशत लगाया, लगभग 50% टेरिफ। चाइना पर भी टेरिफ लगाया हुआ है। ठीक है, रसिया पे तो बहुत सारे
टेरिफ की तो बात ही छोड़िए, उस पे तो बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाए, रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे उस पे लगाए हुए हैं, रिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारे लगाए गए हैं उस पर। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंडिया, चाइना एंड रशिया, ये बहुत बड़ी कंट्री है अपने आप में, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को लीड करती है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को लीड करती हैं, तीनों की तीनों बड़े देश एशिया में और विश्व में भी एक अपना, अगर तीनों एशिया को अगर पूरे सभी 10 सदस्यों को मिला दिया जाए तो एक काफी दबाव, काफी अपनी वजनदारी है संगठन रखता है। ठीक है, अभी समझेंगे। और क्या बात की गई थी यहाँ पे, ये मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाहता, टेरिफ, अमेरिका द्वारा जो टेरिफ लगा गया, इस पर भी चर्चा परिचर्चा हुई, कैसे उस टेरिफ के वार से बचा जाए, वैश्विक शांति का संदेश दिया गया है। ठीक है, ग्लोबल पीस की हम बात करते हैं, ग्लोबल पीस की बात की गई है। ठीक है, वैश्विक शांति, वैश्विक शांति की बात की गई है। और क्या बात हुई है, गाजा और इजराइल का जो अभी मानवीय स्थिति है जो वहां की, उन सब की भी निंदा की गई। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो किसी ना किसी समिट में, हर समिट में लगा कुछ करंट इश्यूज को लेके बात की जाती है। ये मेन जो मैंने कुछ पॉइंट इसमें आपको लिखवा दिए गए थे। क्लियर। और देखते हैं आगे क्या है इसमें, भारत के लिए क्या भूमिका थी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, भारत ने भी फिर से G20 की बात, फिर से ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जैसे आदर्शों का फिर से उल्लेख किया। एक विश्व हो, यानी किसी प्रकार का मतभेद ना हो, सभी आपस में बंधुत्व, भ्रातृत्व की भावना के साथ अपने अपने राष्ट्रों का विकास करें। वन फैमिली, सभी एक परिवार है, एक ही पृथ्वी है, इसका बंटवारा मत करो, सीमा विवाद हो जिनको सुलझा लिया जाए। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री चाइना में हैं, अभी आ चुके हैं, कल खत्म हो चुकी, तो भारत और चीन के बीच भी वार्ताएं हुई होंगी वहां पर, तो दोनों के बीच संबंधों में सुधार आने की भी बहुत हद तक संभावना है। अभी लगातार वार्ताएं चल भी रही हैं, मानसरोवर की यात्रा, मानसरोवर की यात्रा में के बीच में, मानसरोवर यात्रा को पुनः प्रारंभ किया गया है अभी। ठीक है, हाल ही में दोनों राष्ट्रों के साथ मिलकर सहयोग से, जो कि बंद हो चुकी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे की पॉइंट्स ऐसे हैं जो निकल कर, जैसे कि हमारी कुछ बॉर्डर इश्यूज हैं चाइना के साथ, उन सबको भी सॉर्ट आउट करने पर चर्चा की गई है। और हम नहीं चाहते ना किसी के साथ शत्रुता बनी रहे, कुछ लोग आलोचना करेंगे, परंतु आप एक राजनीतिज्ञ मान के चलिए, आप विदेश नीति में, विदेश नीति में संबंध होते ना कभी स्थिर नहीं रहते, याद रख लेना, विदेश नीति में कभी भी कोई भी संबंध स्थिर नहीं रहता, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, और सबसे बड़ा चीज होता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हित के अनुसार संबंध परिवर्तित होते रहते हैं। जो आज आपका शत्रु है, जरूर नहीं वो आगे भी शत्रु ही रहे, उसको हो सकता है उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित हो जाए। जो आज आपका मित्र है, आवश्यक नहीं वो कल आपका शत्रु बन जाए। अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन आज अमेरिका भारत के साथ कैसा रूप अपना रहा है, इकोनॉमिकली हमको वीक करना चाहता है अमेरिका, क्योंकि वह जानता है भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और इससे किसी तरह इस पे काबू किया जाए। अब वो लड़ा रहा है हम लोगों को। अभी हाल ही में किसी, आज ही किसी को, उनके कुछ मंत्री वगैरह थे, उसका एक नाम नहीं आ रहा मेरे को याद, उन्होंने बयान दिया कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसके बावजूद वे दो तानाशाह देशों के साथ हंस के बात, वो काफी इमेजेस वगैरह, काफी वीडियो और इमेजेस वायरल हुई है तीनों नेताओं की, भारत के, रशिया की और चीन के, पुतिन के, अपने इंडिया के मोदी जी और वहां के सी जिनपिंग के साथ की। तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि उससे देखा नहीं जा रहा ना, क्योंकि वो चाहता है अमेरिका पावर में रहे, पर जरूरी थोड़ी है अमेरिका अभी तक पावर में, तो आगे भी पावर में हो सकता है, कोई दूसरा देश अमेरिका से बेहतर निकल, पर कई सालों का संघर्ष है, समय लगेगा। भारत तो अभी काफी पीछे इन सब चीजों में, लेकिन हाँ, पॉजिटिविटी की बात करेंगे, यूपीएससी में हम नकारात्मक प्रश्न नहीं लिख सकते। और यूजीसी नेट जा रहे असिस्टेंट प्रोफेसर सेट की बात करूं तो आपको फैक्ट वाली चीजें अच्छे से याद है, इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, जैसे मैंने ये बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, यूजीसी नेट में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना याद रख लेना, सिर्फ फैक्ट डेट वगैरह याद करके मत चले जाना वहां पे। क्लियर, ये अच्छे से याद रख लेना। वन अर्थ वन की बात फिर से की गई थी, हाँ, ये याद रखने, लाओस का है ना, लाओस को साझेदार सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया और इसका दायरा अब फिर से बढ़ चुका है। क्लियर, चलिए और क्या बात है, क्या भू राजनीतिक इसका मेद भी निकल कर आते हैं। अभी बताया था मैंने आपको, बहुद्वीपीय व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था की गई है। क्लियर, कोल्ड वार, जिस कुछ चीजों की यहाँ पे आलोचना की गई, जैसे कोल्ड वॉर की मानसिकता,
एंड बुलिंग बिहेवियर की आवश्यकता। कोल्ड वॉर मतलब जिसमें सामने युद्ध नहीं होता, जिसमें बस वाक युद्ध होता है, तनाव की स्थिति रहती है, प्रत्यक्ष रूप से किसी तरह से युद्ध नहीं होगा, लेकिन कोई इस पर कमेंट कर देगा, कोई उस पर कमेंट कर देगा, कोई इस पर प्रतिबंध लगा देगा, कोई उस राष्ट्र पर प्रतिबंध लगा देगा। इस तरह से जो युद्ध होता है ये आपका कोल्ड वॉर की स्थिति। बुलिंग करना, बुलिंग बिहेवियर अपनाना, वही आलोचनात्मक रूप अपनाना किसी भी तरह से। और क्या बात कहेगी, यह शिखर सम्मेलन पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने की विकासशील, ये देखिए आगे यहाँ पे पॉइंट, अभी हम अमेरिका की बात कर रहे थे, पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने की विकासशील देशों की, भारत जैसे देशों की आवाज को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बहुत आवश्यकता। चाइना ठीक है, अच्छी खासी स्थिति में, रशिया तो अच्छी खासी स्थिति, और भी तो और सारे देश है ना, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किजाकिस्तान है, बहुत सारी हमारी अरब कंट्रीज के, मध्य सेंट्रल एशिया की कंट्रीज उसमें शामिल है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्री शामिल है। इन सब के लिए एससीओ समिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पश्चिम के जो देश दबाव डालते उस दबाव से निकलने के लिए, ठीक है। और वो सब होगा आपसी साझेदारी से, आज भी आपसी भ्रातृत्व की भावना से, पार्टनरशिप के मामले से, जितने भी आपके वेस्टर्न चैलेंज है उनको डोमिनेंस करने के लिए हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये समिट हमारी मानी जा रही है। क्लियर। और देखते हैं क्या है, कहां पर हुआ है। तियानजिन मैंने बता दिया आपको, वही सब आर्थिक सहयोग, ठीक है, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन हो गए, फिर साहेब आपके आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना, यानी कि यूनाइटेड स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा, ये बात की गई है मोदी जी की तरफ से भी, अपने भाषण में ये वाली बात वहां पे रखी गई थी। और अन्य राष्ट्रों ने भी इस चीज का समर्थन किया था, क्योंकि पहलगांव जैसी घटना, एक टूरिस्ट प्लेस पर इतने लोगों को मारना, पाकिस्तान द्वारा षड्यंत्र रचित, और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी वहां पे। पर समझने के हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं संघाई संगठन के ऊपर, यानी एससीओ के ऊपर। कि साहब देखिए, एससीओ बना है 2001 में, लेकिन एससीओ से पहले ये था संघाई 5 के नाम से ये जाना जाता था। क्या कहा जाता था इसे? संघाई 5, ये लिखा हुआ, देखिए संघाई 5, ठीक है। सिर्फ 5 कंट्री इसके अंदर थी, इसलिए इसको संघाई 5 कहा जाता था। कब बना था? ये था 1996, 1996 में संघाई 5 का गठन, सॉरी मैं क्या लिख दिया चलो 1916 लिख दिया था। संघाई 5 यानी 1996 में कौन कौन सी 5 कंट्री थी, अच्छे से याद रख लेना, पूछ लिया जा सकता है। चीन, रूस, 2 बड़ी कंट्री, फिर 3 तान पे आ जाओ, जो 4-5 तान है ना पाकिस्तान के आसपास के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये तीनों पास पास में है। ये 5 कंट्रियां थी, 2 तो आपको याद रहेंगी, पर ये 3 कंट्री याद रखना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, जिसे इन्होंने संघाई 5 का नाम दिया था 1996 में। फिर धीरे धीरे इसमें कुछ और इसका उद्देश्य रखा गया था, वही सभी सीमा विवादों का समाधान करना, अपनी क्षेत्रीय स्थिरता बनाना और आपसी भरोसा को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर 2001 में इसमें एक और ज्यादा इसका विस्तार किया जाता है। 2001 में ये क्या करते हैं, उज्बेकिस्तान को ऐड कर देते हैं इसमें। किसको ऐड कर देते हैं? उज्बेकिस्तान को ऐड कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 15 जून 2001 को, जब इसमें उज्बेकिस्तान की एंट्री होती है, यानी कि अब जो सदस्य संख्या कितनी पहुंच गई 2001 में, पूछ लिया जाए तो याद रख लेना, 2001 में बनेगी आपकी सदस्य संख्या, इसकी हो जाएगी 6, ठीक है। 1996 में कितनी है? 5, ठीक है। और 2001 में कितनी है? 2001 में है आपकी 6 सदस्य संख्या। किसको ऐड किया है 2006 में? उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया है। अब इसका है 2001 में ही मेन आपका एससीओ बनता है। संघाई 5 से इसका नाम बदल कर दिया जाता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संघाई, इससे संघाई आ जाएगा, क्योंकि संघाई शहर जो चीन के संघाई शहर था, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसका नाम संघाई रखा गया था, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब? 2001 में, याद रख लेना। ये इस बार पूछा गया था, इस बार भी पॉलिटिकल साइंस में एससीओ का प्रश्न पूछा गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक है। इस बार भी बहुत। अब देखिए इसके 10 कौन कौन से देश हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो देश हैं ये कब बने थे? 1996 में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान कब बने थे, शामिल हुए थे एससीओ में? 2017 में। अच्छे से याद रखना, 2017 में 2 कंट्री इसमें ऐड की गई थी, भारत और पाकिस्तान की। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तो शुरू से 5 कंट्री में शामिल है 1996 में।
क्रम ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, आप मैं लिख देता हूँ। और उज्बेकिस्तान हमने कब शामिल किया उज्बेकिस्तान को? 2001 में, जब इसका नाम एससीओ रखा गया था। ईरान 2023, और अभी बेलारूस को जोड़ा गया था, ये सदस्य संख्या बन गई थी आपकी 2024 में। तो अभी वर्तमान में है 10 सदस्य संख्या है आपके पास, ठीक है, समझ में आ गया। अभी लाओस को अन्य सदस्य के जो स्थायी सदस्य नहीं, और भी बहुत सारे सदस्य, इसके अलावा जो ऑब्जर्वर स्टेट होती हैं, डायलॉग्स पार्टनर्स होते हैं, उसके रूप में लाओस को जोड़ा गया, जिसमें तुर्की भी है, नेपाल है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, कंबोडिया है, श्रीलंका। अभी लाओस याद करके जाना अच्छे से, ठीक है ना। लाओस की लोकेशन देख लेना, लाओस की मैपिंग कर लेना, लाओस किस जगह पर है, उसके आसपास की कंट्रीज वगैरह, ये सारी चीज देख लेना। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया ना आपको? चलो कुछ लिखा देता हूं मैं आपको। इसकी थीम लिख लीजिए आप। इसकी थीम क्या थी, मैंने यहाँ लिखा नहीं। अच्छा, 2025 में आते हैं एक जगह, आप नोट कर लेना यदि कहीं जगह होती है तो, फर्स्ट पेज पर। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक थीम इसकी, मैं एक चीज भूल गया, इसकी थीम लिख लीजिए। ये थीम पूछी जाती है। थीम क्या थी एससीओ संगठन की? तो थीम थी इसकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप वैसा का वैसे ही नोट कर लीजिएगा। संघाई भावना को कायम करना रखना। संघाई के जो मुख्य उद्देश्य उनको कायम रखना, सीधी बात है। संघाई भावना को कायम रखना, ठीक है। सॉरी, माफी चाहूंगा। संघाई भावना को कायम रखना और एससीओ की गतिशीलता, ये नोट कर लेना। पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम की चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको निकाल सकते हैं। यदि नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आपकी इच्छा है। संघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की गतिशीलता, ये इसकी जो थी वो थीम लाइन थी। क्लियर, आपको समझ में आ गया इतना? और इसके पर्यवेक्षक अभी अफगानिस्तान और मंगोलिया को भी इसमें पर्यवेक्षक बनाया गया था, ठीक है। अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक इसमें बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कुछ पर्यवेक्षक जिस बार अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। अब देखिए विस्तार हो रहा है, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जहां एससीओ का एक समय ऐसा आ चुका था कि एससीओ की स्थिति कमजोर पड़ रही थी, लेकिन वहां एससीओ अब अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना? कोई दिक्कत नहीं है? उद्देश्य समझ चुके हैं, क्या स्थिति है कैसे नहीं, सारे के सारे पॉइंट पे हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। क्लियर? और बढ़ते हैं आगे। क्या है मुख्य उद्देश्य, क्या है एससीओ का? तो साहब, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद, ये तीन एविल्स इनको शत्रु माना गया। एक आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद, ठीक है। आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिकल पार्टनरशिप्स होनी चाहिए आपके पास, व्यवहारिक साझेदारी भी होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, ऊर्जा, परिवहन, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग करना, सभी राष्ट्रों के बीच जो भी सहयोग होते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान करना, जैसे कि सांस्कृतिक का अर्थ होता है जैसे कि हमारे देश से जो अभी समय समय पर बुद्धि के जो अवशेष होते हैं वो अन्य बुद्धिस्ट, जैसे इंडोनेशिया जैसे बुद्धिस्ट कंट्रियों में, इंडोनेशिया तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अन्य और जो हमारी है बुद्धिस्ट कंट्री, वहां पे जाते हैं, फिर वापस ले लिए जाते हैं। क्यों? सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। किसी देश में हमारे देश की कल्चर की मूर्तियां वगैरह मिलती हैं, तो उनको वापस से भी भारत लाया गया था। इस तरह से ये सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। रामायणों का मंचन किया जाता है बड़े कई इंडोनेशिया जैसे देशों में भी, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना आपको? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप। एशियो देशों में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या रहती है भाई साहब, क्योंकि भारत और चीन दोनों बड़े पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं, ठीक है। यूरेशिया, ये भूगोल वाले बच्चे अच्छे समझ आए। यूरेशिया जो हमारा क्षेत्रफल है, यूरेशिया इसे कहा जाता, एक बड़ा क्षेत्रीय संगठन है एशियो, पूरे के पूरे क्षेत्र का, आपकी जो यूरेशिया का ग्लोबल जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा एशियो देशों में आता है। अच्छे से समझ लेना, ठीक है। वही ऊर्जा कनेक्टिविटी की बात की गई, भारत और पाकिस्तान 2017 में से, हाँ, भारत और पाकिस्तान जैसे दो बड़े देश मिल गए, तो इससे क्या होगा, इसका
विस्तार हुआ और इम्पोर्टेंस भी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पर भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, बता देंगे अभी। एशिया में चीन और रूस जैसे प्रमुख नेतृत्वकारी की भूमिका निभाते हैं, जबकि भारत इसका संतुलित और बहुपक्षीय चेहरा प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, कुछ सीमाएं या चुनौतियां भी हैं इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। सीमाएं कह लीजिए या चुनौतियां कह लीजिए आप इसको। देखिए, वो चुनौतियां क्या क्या मैं बता देता हूँ आपको। पहली है सीमा विवाद। सीमा विवाद जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी है, चाइना और पाकिस्तान भारत के बीच में भी, ऐसी अन्य जो अरब कंट्रीज है उनके बीच में भी कुछ थोड़े थोड़े इश्यूज चलते रहते हैं। एक महत्वाकांक्षाएं तो होती हैं, कभी कभी महत्वाकांक्षाएं किसी की बदल जाती हैं, और कुछ आपके व्यक्तिगत इनके विवाद भी चलते हैं, कुछ व्यक्तिगत विवाद भी होते हैं किसी न किसी राष्ट्र के साथ। सीमा के अलावा भी अन्य चीजें इसमें चलती है, तो वही सारी की सारी चीजें, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है। आगे की अगर मैं राह की बात करूं, मैं फ्यूचर की यदि मैं बात करूं इसमें, तो फ्यूचर में तो इसका भाई साहब विस्तार और करना चाहिए, और जितनी भी कंट्रीज है हमारी, इनको जोड़ना चाहिए, ताकि अमेरिका जैसे बड़े देश किसी भी देश पर अपना प्रभुत्व पूरी तरीके से ना जमा पाए। ठीक है। और क्या हो सकती है, जो हमारे मोदी जी ने बात कही है, वन अर्थ वन फ्यूचर, वन फैमिली। ये विचार दृष्टिकोण में, ये दार्शनिक दृष्टिकोण लेकर चलेंगे तो सभी राष्ट्रों के साथ समन्वय बढ़ेगा और एससीओ संगठन अच्छे से काम करेगा आने वाले समय में। तो ये था आपका एससीओ। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको पढ़ लेना, सभी फैक्ट देख लेना। क्लास जानकारी अच्छी लगी हो तो राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताएं आपको इसमें कैसे लगी। प्रश्न की मैं बात करूं तो जैसे एक प्रश्न हम ले सकते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा, मान के चलिए प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि 2025 में जो एससीओ की समिट हुई थी, इसकी थीम क्या थी। अब आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑप्शन ए बी सी डी, मान के चलिए 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ, चलिए ये प्रश्न आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, इस 2025 में एससीओ समिट की थीम क्या थी। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कहाँ देंगे, कमेंट में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर देंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नई क्लास में। पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 तो आपके लिए सभी मैं फ्री पढ़ा ही रहा हूँ, बहुत कुछ स्टार्ट कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस नहीं कर पाया, थोड़ा समय का अभाव है। बाकी इसी छोटी छोटी क्लासेस करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ मैं मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, और दिल लगा के मेहनत कीजिएगा। जय हिंद सभी साथियों को।